हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो पेपर आपका हुआ था 4 फरवरी 2023 को ऑनलाइन पेपर हुआ था सीटेट का। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग आज देखेंगे, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑलरेडी हमने 6 फरवरी 2023 का जो क्वेश्चन पूछा गया था CDP और आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड EVS 5 सब्जेक्ट होते हैं 5 सेक्शन में, और 30 क्वेश्चन एक में आता है। तो 30 इंटू 5 150 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे, ठीक है ना। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आपका 4 फरवरी 2023 को, तो इसमें लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है बेटर। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे ताकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेकर जो इसमें दिया हुआ ऑप्शन क्या इसमें सही नहीं है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बच्चे विभिन्न दर पर विकसित होते हैं, ठीक। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। और नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी इज द ओनली काउज ऑफ डेवलपमेंट, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। और डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, विकास निरंतर रूप से विकसित होता है। डेवलपमेंट आपका गर्भ से क्या बोलते हैं उसे, कब्र, है ना। जब आप जन्म लेना शुरू करते हैं बच्चा और जब तक मौत होती है तब तक डेवलपमेंट निरंतर होते रहता है। तो डी नंबर सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण, ओनली जहाँ आ जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डेवलपमेंट रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, बिल्कुल ऑर्डर में ही होता है। अब अलग अलग साइंटिस्ट इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई साइंटिस्ट कहते हैं पहले बोलना सीखता है बच्चा, तब लिखना सीखता है, तब समझना सीखता है। कोई कहता है पहले समझता है, तब लिखता है, तब बोलता है। तो जो भी है अपना अपना सबका थीसिस है, ठीक। तो वो अलग मैटर है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित करते हैं, बिल्कुल सबका अलग अलग अपना डेवलपमेंट का रेट है। कोई बचपन में ही ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कोई बड़े होते हैं तब डेवलप होते हैं। चाहे डेवलपमेंट का कोई भी कारण हो, उनका माइंडसेट हो, चाहे बॉडी ग्रोथ हो या एनीथिंग। तो आपका इसका आंसर पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कौन इसमें सही नहीं है। तो ओनली जो कह दिया ना, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। आनुवंशिकता एक विकास कारण है लेकिन यही एकमात्र नहीं है। तो आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये आपका गलत है, ठीक। देखते हैं इसके रिलेवेंट जो भी दिया है आपका इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ठीक। कहता है कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ठीक है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास के संदर्भ यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो वही जो बोल दिया ना, इसमें एकमात्र कारण है, दैट इज द रॉन्ग फॉर दिस ऑप्शन। वैसे आनुवंशिकता भी है लेकिन एक पर्यावरण भी है, ठीक है। तो कह दिया इसमें ना कि एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से, ठीक है ना, जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में यह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। विकास के बारे में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं देखते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं और विकास निरंतर रूप से होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर विद सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन को भी इजी में ना लें क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सारा आपका कंसेप्ट छिपा हुआ है। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्याएं समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
तो पहला ऑप्शन है आपका फिजिकल शारीरिक, इमोशनल संवेगात्मक, और कॉग्निटिव है आपका संज्ञानात्मक, और मॉरल हो गया नैतिक। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। नहीं, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ आपका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। तो क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विशेषताएं? इसको हम लोग देखते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि आते हैं। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है। ठीक है, जानकारी को प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है, चिंतन एवं तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है और संकल्पना को याद करता है। और क्या क्या है इसके रिगार्डिंग? यह विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास से बालक में सीखने की क्षमता बढ़ती है और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शैशवावस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के तर्क पे दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। सेकंड कहता है बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लिए कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। और सेकंड है बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया है। तो विकल्प के बारे में आप जान गए होंगे, पिछले सेट में हमने बताया था कि पहला आपका ये होता है कि दोनों सही है और आपका रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, सेकंड में कहता है दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी कहता है ए सही है, आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता है। इसका आंसर डी दिया है, दोनों गलत है। क्यों गलत है इसको हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। बच्चे केवल औपचारिक, जो से देखिए केवल बोल दिया, तो आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। और इसमें क्या है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज ए सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया है, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों गलत है। तो क्या इसका सही हो सकता है? उपर्युक्त प्रश्न में अभिकथन ए, कारण आर दोनों गलत हैं। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण नहीं करते। ठीक है, ग्रहण नहीं करते, वह अनौपचारिक शिक्षा द्वारा भी अपने दैनिक क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है तथा यह नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। इस शिक्षा का स्थान और समय निश्चित होता है तथा इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता है। बच्चे भिन्न भिन्न समाज में विकसित होते हैं, इसलिए इसे रेखीय नहीं कहा जा सकता है। बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आरंभ में ही वह दूसरों का अनुकरण करके अनेक बातों को सीखता है। जैसा घर और समाज के लोग बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं, बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके का दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, वी शुड टेक मल्टीपल टाइम रिविजन, देन वी शुड मेक ए करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4 नंबर कहता है आपका कि एज पर जीन पियागेट जी का क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ठीक है ना। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो पहला दिया हुआ है आपका संतुलन, इक्विलिब्रियम। सेकंड है डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन।
और आपका एसिमिलेशन आत्मसातकरण और एकोमोडेशन समंजन। ये क्वेश्चन आपका पिछले भी पेपर में था कि बच्चा हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को खोजने का प्रयास करता है, ठीक है, इसी कंडीशन में रहता है बच्चा, हर चीज़ को अपने अनुसार देखने का प्रयास करेगा, ठीक है, वो जो सोचेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही हर कोई सोचे, ठीक। तो जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है, तो आपका संतुलन इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं इसका क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, यह अब एडजस्ट हो गया अच्छे से। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीम लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। इसको मैं रिपीट करता हूँ दोबारा क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को, ठीक है, संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के समाधान के लिए हमेशा जो है निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों को जो है ना पहचान करता है। पहला जैविक परिपक्वता, दूसरा है दोस्तों सक्रिय अन्वेषण, और तीसरा है सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीम लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो पहला है आपका संवेदी गंत्यात्मक चरण, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और थर्ड है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, और आपका डी है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो व्हाट शुड बी आंसर? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो दिया हुआ है दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो क्या है औपचारिक संक्रियात्मक चरण? तो देखते हैं हम लोग इसमें। इस बुक का यही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें हर क्वेश्चन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विथ सुटेबल मैनर में। अगर आप कहीं नहीं भी पढ़े हैं तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इनके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला कौन सा? संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब सबका एज फैक्टर अलग अलग है। संवेदी के लिए क्या था? जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपका 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों 11 से प्लस, जब तक आप जीवित हैं, ठीक। औपचारिक संक्रियात्मक अमूर्त अवधारणा और संचालन पर काम करने की क्षमता 11 वर्ष की उम्र में के आसपास आरंभ होती है। इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क को आवश्यक माना था। किशोर अब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक और अमूर्त अवधारणाओं पर विचार करना आरंभ कर सकते हैं। वे प्रायः क्या अगर स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करते हैं और कई संसाधनों या संभावित परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। अतः पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। इस तरीके का आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे
अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियागे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, at which stage do children begin to move from reflexive actions to intentional activity? ओके, तो ऑप्शन क्या है आपका? सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक, सेकंड है आपका प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, और आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, और नेक्स्ट है आपका दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर दिया हुआ आपका सेंसरी मोटर संवेदी गत्यात्मक। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है ना आपका, वो क्या करता है कि किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा संवेदी गंत्यात्मक सेंसरी मोटर। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये आपका बहुत ही जरूरी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ समन्वित कोऑर्डिनेट होती है। 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और साथ ही साथ अपनों से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सीखते हैं, उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। 12 से 18 माह में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीख कर ग्रहण करते हैं। 18 से 24 माह की अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, बच्चे का जो है पूरा डिकोडिंग कर दिया गया है इस बुक में, क्या क्या होता है। हम लोग भी तो उसी स्टेट से आए हैं, स्टेज से आए हैं, तो हम लोग भी इस तरीके की एक्टिविटी को किए होंगे। ठीक, 7 कहता है कि हेंज इस दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है, उसे इसकी ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये है कि नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। ठीक, पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। सेकंड है आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और सी है आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखता। और आपका नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। मतलब हेंज इस दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। तो नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? इसका दिया हुआ आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ठीक है ना, 8 वर्ष के बच्चे ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो इसका कौन अध्ययन किया है? तो हमारे हेंज साहब जी किए हैं। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सतर्कता स्वहित पर आधारित होती है, दूसरों कि केवल इतनी ही मदद करें जो हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। इस प्रकार तर्क यह है कि कार्य तभी नैतिक होगा जब नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए। एक बच्चे का तर्क इस स्तर पर हो सकता है कि हेंज का दवा चुराना सही था यदि वह वैद्य के लिए लिखित संदेश छोड़ता हो कि वह उसके समर्थन में कुछ अच्छा जरूर करेगा। यह तर्क लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इतना लॉजिकल क्वेश्चन है
क्या गलत है क्या सही है। तो इसका आपने आंसर देख लिया होगा कि उसके पैसे चुराना सही था गलत था। कौन सा आपका इसके रिगार्डिंग है, तो आपका है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, कहता है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी रिफर टू एज ए थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। जो हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब जी हैं, इनका जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, इनको किस तरह का थ्योरी माना गया है। तो पहला कहता है कि आपका मनोविश्लेषणात्मक, सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक, थर्ड है आपका व्यवहारवादी, और आपका है सूचना प्रसंस्करण। पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन के बाद इस चीज़ को याद कर लें कि हमारे जो लेव वाइगोत्स्की साहब हैं, उनका जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी बेस्ड उनका स्टडी है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की थ्योरी रिफर टू एज ए सामाजिक सांस्कृतिक, सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना गया है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो क्या था इसमें कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत माना गया है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो पहला है नकारात्मक पुनर्वनन, सेकंड है प्रतियोगिता, थर्ड है आपका भाषा, और फोर है आपका अनुवांशिक विन्यास। इसका आंसर दिया हुआ है आपका भाषा, लैंग्वेज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है दोस्तों, तो आपका लैंग्वेज, भाषा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। जो वाइगोत्स्की थे ना हमारे, तो संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं, ठीक है। उनके अनुसार बच्चे देखते होंगे जब छोटे होते हैं तो खुद से बात करते हैं, बलबलाते रहते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव दिया था कि एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है। यह चरण निम्न है। क्या क्या चरण है दोस्तों। पहला चरण है आपका सामाजिक भाषा। यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है। सेकंड है आपका निजी भाषा। यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है, ठीक है। थर्ड है आपका आंतरिक भाषा। यह तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक वाणी भाषा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपका 3 था आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। शिक्षा को क्या है ना कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंटर। बच्चे के बाल केंद्रित बनाने के लिए शिक्षा को क्या स्टेप लेना जरूरी है, बदलाव करना जरूरी है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, ठीक। सेकंड है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, और थर्ड का था खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। ये तो होगा नहीं, हर चीज रिसर्च करके ही नहीं आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते। जो किताब में छपी है उसी को आप एक्सप्लेन करें तो बेटर है, हर चीज रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, फ्रॉम फ्लेक्सिबल करिकुलम टू अंडर स्टैंडर्डाइज करिकुलम। तो अब इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। तो अब इसमें आंसर दिया हुआ आपका बी नंबर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मतलब बच्चे सेंटर बाल केंद्रित अगर स्टडी आपको कराना है तो क्या परिवर्तन चाहिए, तो जो बच्चों को रटी रटाई बातें जो सिखाई जाती है उससे अच्छा है कि उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाया जाए, सामने एज ए प्रैक्टिकली उसको बता कर सिखाया जाए, तो उसके लिए थोड़ा बेटर हो सकता है अंडरस्टैंडिंग को लेकर। ओके, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। कहता है कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण दिया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में कंठस्थ स्मरण के स्थान पर क्रिया आधारित अधिगम कराया जाता है ताकि बच्चा उस शिक्षण को सीख सके, ठीक है। 11 नंबर कहता है, काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, अभी हम 10 क्वेश्चन ही कर पाए हैं और आपका टाइम हो गया आपका ऑलमोस्ट 23 मिनट, इसलिए इसको 15 क्वेश्चन के पार्ट हम कराते हैं ताकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचार। तो पहला तार्किक गणितीय बुद्धि, बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। और थर्ड है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं दोस्तों, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। और नेक्स्ट आपका, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है डी नंबर कि हर व्यक्ति, ईच इंडिविजुअल हैज वेरिड लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंसेस। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, बहुविधि सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि। इनके अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत को सूचना को संसाधित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्यों के उत्पादों को बनाने के लिए सृजित किया जा सकता है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में वर्गीकृत किया है, ठीक है ना, 8 विभिन्न प्रकार के। तो कौन है 8 विभिन्न प्रकार के बुद्धि डेवलपमेंट। पहला है आपका दृश्य स्थानिक, सेकंड है संगीत, थर्ड है दोस्तों अंतरा व्यक्तिगत, और फोर्थ है आपका तार्किक गणितीय, 5 है आपका शारीरिक गणित की गतिकी, और 6 है आपका अंतर व्यक्तिक बुद्धि, 7 है भाषाई, और 8 है आपका प्रकृतिवादी। यह सभी चरण एक जैविक कारक से संबंधित है
जो इन चरणों को एक अलग संदर्भ में प्रभावित करते हैं, जैसे कि रुचि, सक्रियता आदि। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन। वही एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, अच्छी बात है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करता है। प्राइवेट स्पीच, ये प्राइवेट हो गया। अच्छा। फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो वही सेम आपका ऑप्शन है। इसका आंसर ए है, क्योंकि लग भी रहा है आपका। ये तो कंफर्म सही था। ये थोड़ा सा निजी वाक को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में था, लेकिन ये भी आपका सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करता है। भाषा विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी बाधित नहीं करता है। भाषा विचारों के निर्माण से विकसित होती है। यह पूरी तरह से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। निजी भाषा आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। ठीक है। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है 13, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। एक अध्यापिका जो है प्रचलित सामाजिक, जो समाज में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना, जेंडर संबंधी समस्या आप जान ही रहे हैं, लड़का और लड़की के बीच क्या होता है आपका डिफरेंस जो समाज करके बैठा है, रूढ़िबद्धताओं जिसको बोलते हैं आपका स्टीरियोटाइप, कैसे प्रभावहीन बना सकती है। तो यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो और आप जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक। हाँ, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद के लिए अवसर मिले। तो कहीं लड़कियों की केवल बात आ गया तो भी नहीं होगा। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, ऐसा क्या है कि लड़कों ही सहायता करेंगे, फर्नीचर तो लड़की भी उठा सकती है। सभी जेंडर को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही है। इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, आप इसको बना सकते थे, बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं इसका। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को इस प्रकार प्रभावित कर सकती है। लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान व्यवहार करना, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना, सभी जेंडर को संगीत, नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, और नेक्स्ट है आपका गैर रूढ़िबद्धता यौन भूमिकाओं प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाला लड़की या रसोई में खाना पकाने वाला लड़का। प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना। ठीक। सभी लड़के लड़कियों को बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं करना। ठीक है। तो बहुत टफ है ये। इस प्रकार से एक अध्यापिका जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को प्रभावित कर सकती है। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है आपका दोस्तों कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। तो पहला कहता है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, सेकंड कहता है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, और थर्ड कहता है विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु, और नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी समस्या पर औपचारिक चिंतन करना। तो क्या इसका आंसर है आपका डी नंबर, थर्ड और फोर। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। तो इसका थर्ड ऑप्शन कहता है विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु, और फोर करता है किसी समस्या पर औपचारिक चिंतन करना। ठीक। तो समालोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छे या तर्क संगत निर्णय लेने और गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है।
समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना और एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। खुले दिमाग के साथ किसी मुद्दे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है ना। खुले दिमाग के साथ किसी मुद्दे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। और नेक्स्ट है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, किसी मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना, तर्कसंगत रूप से विचार करके विचारों के बीच तार्किक संबंध बनाना। और नेक्स्ट है कई बातों में अपनी अंतर्दृष्टि बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट कहता है उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान लगाने के लिए। ठीक है ना। ये हमारा लास्ट है आज का इस सेशन का। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? एक संरचनावादी कक्षा में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर एम्फेसाइज अपॉन, पहला है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, सेकंड है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट दैट इज मानकीकृत मूल्यांकन, और नेक्स्ट है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन, और नेक्स्ट है आपका योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर दिया हुआ आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट इज रचनात्मक मूल्यांकन। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो रचनात्मक मूल्यांकन। एक रचनात्मक कक्षा में एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। ठीक। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य में डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया से पहले और बाद में किया जाता है। कहता है नेक्स्ट कि यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के बारे में एक विचार देता है। शिक्षा को यह समझने में भी मदद करता है कि शिक्षार्थी सीखने में सक्षम है या नहीं। अतः एक संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षकों को शिक्षार्थियों की सीखने की प्रगति का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करता है। तो यही था दोस्तों, आपका 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा 16 to 13। ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। इस तरीके का आपका जो भी इसमें क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया हुआ है विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दिस विल मेक बेटर योर अंडरस्टैंडिंग टू हाउ टू क्रैप योर क्वेश्चन। ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।